अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। हम देख रहे हैं कि सैलाब जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता सिंध की तरफ बढ़ रहा है, तबाही के दावे तो हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ आज जिस तरह वफाकी काबीना के इजलास में अहम तरीन फैसला, बल्कि देर सही लेकिन ये फैसला पहले हो जाना चाहिए था कि माहौलियाती और ज़रई एमरजेंसी का जो निफाज है वो हुकूमत की तरफ से न सिर्फ ये कि उसका ऐलान भी किया गया है बल्कि उसके निफाज की भी बात की गई है। यकीनन इस सैलाब के बाद बहुत से दिन ऐसे होंगे जो कि रिहेबिलिटेशन में चीज़ों को वापस ठीक करने में तो लग जाएंगे, लेकिन इस वक्त ये सैलाब जो तबाही मचा रहा है वो अपनी मिसाल आप है। 2022 के बाद ये कहा जा रहा है कि सिंध में इस तरह का सैलाब जो है वो आ रहा है और उससे बड़ी हद तक डैमेज भी पहुंचेगा, लेकिन पंजाब में जो तबाहकारियां ये करके आया है उसके बाद यकीनन बड़ा अरसा लग जाएगा पंजाब को इस हवाले से वापस अपने पैरों पर खड़ा होने में। इसमें बड़ी प्रोएक्टिव हैं मरियम नवाज साहब, अब हैसियत सीएम नज़र आ रही हैं। जनूबी पंजाब के कई शहरों का वो विजिट कर चुकी हैं, आज भी गई थी। दूसरी तरफ सीएम सिंध साहब और इवन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को हम देख रहे हैं कि बड़े प्रोएक्टिवली सिंध के दौरे कर रहे हैं। कराची में जो आज बारिशों की सिचुएशन थी उसमें भी हमने देखा कि जो सिंध के मिनिस्टर्स थे वो भी बाहर निकले, विजिट करते रहे, लेकिन कराची का कुछ मसला जो है वो बारिशों के अलावा जो पानी भर जाने के मसाइल हैं वो भी कराची को बड़े अरसे से दरपेश है। लेकिन इन तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए यकीनन जो सिंध गवर्नमेंट है वो ये दावा कर रही है कि हमने सूरत हाल को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। अब किस हद तक वो कंट्रोल में किया हुआ है, सिचुएशन कितनी अबतर होती है, इस तमाम चीज़ों के ऊपर प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मुख्तसरन बात करना चाहूँगी। मेरे साथ मौजूद हैं जमशेद रिजवानी जो कि ब्यूरो चीफ मुल्तान है एक न्यूज़ के, और इसके अलावा मोहम्मद सलमान जो कि ब्यूरो चीफ कराची हैं एक न्यूज़ के। दोनों मेहमानों का शुक्रिया। मैं क्विकली जमशेद पहले आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो मुल्तान की सिचुएशन इस वक्त है, आप खुद मुल्तान शहर में है, इसको कहा जा रहा है कि अगले 2-3 दिन जो हैं वो बड़ा चैलेंज होंगे पूरे जनूबी पंजाब के लिए, आप क्या कहेंगे? क्या इस हवाले से कोई प्रिपरेशन हो ही है, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा तो पिछले कई दिन से जनूबी पंजाब में ही मौजूद हैं? देखिए, उनका मुल्तान में ये दूसरा विजिट है और मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरावाला में गई हैं। उससे पहले वो मुल्तान आई हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की आपने बात की, वो भी 2 दिन पहले मुल्तान होकर गए हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि आपने बात की कि सिंध की तरफ तबाहकारियां करते हुए चला गया है। अभी पंजाब में चिनाब की, सतलुज की और रावी की तबाहकारियां जारी हैं। खास तौर पे मुल्तान में, लोधरा में, मुजफ्फरगढ़ में, बहावलपुर में और रहीमिया खान और राजनपुर के अजला में अभी ये चीजें कुछ अगले 2-3-4 दिन ये सिलसिला जारी रहेगा। और अभी पानी की जो सतह है वो मुल्तान में सिर्फ 6 इंच कम हुई है, तो बहुत तेजी से पानी नहीं निकल रहा है। ये खुद एक चैलेंज है। 26 तारीख को रेला आना शुरू हुआ था पिछले माह की, अब 15 दिन वो गुजर गए हैं और आगे पता नहीं कितने दिन लगेंगे इस पानी को गुजरते हुए। तो ये जब पंजत से होकर जब रहीमिया खान से गुद्दू की तरफ जा रहा है तो ये इतना स्लो है, जिसकी वजह से मसाइल जो हैं पंजाब के इस हिस्से में, जो जनूबी हिस्सा है और उसका जो आखिरी हेडवर्क है, पंजत हेडवर्क के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं उनमें बड़ा चैलेंज है। मुल्तान में तो पानी कम होना शुरू हुआ है, लेकिन तहसील जलालपुर और तहसील फिजाबाद से होता हुआ लोधरा और फिर आगे जब मुजफ्फरगढ़ और मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर और फिर लियाकतपुर, रहीमिया खान की तहसील लोधरा मुतासिर हुआ, तो ये सब 3 दरिया जो हैं सतलुज, रावी और चनाब, वो अब इस वक्त जनूबी पंजाब के इन अजला को अपनी तबाहकारियों का हदफ बनाए हुए हैं। तबाहकारियां, सबसे ज्यादा जानी नुकसान आप देखें, ये 4-5 दिन में जो रिपोर्ट हो रहा है वो जलालपुर में पहले कश्ती हुई थी, फिर एक वाकया हुआ फैमिली का, एक अलीपुर मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में एक वाकया हुआ। तो ये अभी बहुत से लोग अभी भी इस इलाके में अंदर फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए पंजाब हुकूमत ने बड़े पैमाने पे फिर रिसोर्सेज तो भेजे हैं, लेकिन कुछ देर हो गई है, लेकिन अभी भी वक्त नहीं गुजरा। तो तबाहकारियां जो घरों की हैं, जो फसलों की हैं और अब एक जो इंसानी जानों को बचाने की हैं, वो बहरहाल कोशिश है हुकूमत की, वो जारी है। अच्छा सलमान, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि कराची की सिचुएशन क्या थी, और दूसरा ये सैलाब के हवाले से बड़े बिलावल साहब दौरे कर रहे हैं सिंध के, पहले मुझे ये फरमाइएगा कि आपके ख्याल में जो सिंध, कल सीएम सिंध साहब कह रहे थे कि जी हमसे ज्यादा कच्चे के लोगों को पता है कि जी सैलाब से कैसे निपटना है, तो आपके ख्याल में वो 2022 का जो सबक है उसके बाद क्या जो लोकल्स हैं वो इस हद तक प्रिपेयर्ड हैं कि वो सैलाब को फेस कर लेंगे और उतना नुकसान नहीं होगा जितना कि 2022 में हुआ था? जी बिल्कुल, मामला ये है कि यहाँ पर जो है वो इसी तरह की बातें हैं कि लोग जो है वो खुद तैयार हैं। तो लोगों को इस बात का एहसास है कि किस तरह से जो है वो अगर सैलाबी पानी आता है तो किन किन जगहों पर किस तरह का नुकसान हो सकता है और किस जगह किसकी जमीन है तो किसकी तरफ पानी मोड़ा जाएगा। ये एक तमाम तर मैटर है। लेकिन अगर बात ये की जाए कि किस हद तक तैयार है, तो कल हमने कराची में देखा कि जब कराची में
मुकम्मल तौर पे नूरियाबाद से और तीर्थर पार्क की तरफ से जब बारिश का पानी चलना शुरू हुआ और कराची में भी मुसलसल बारिश थी, तो कराची की जो दो बड़ी नदियां हैं जिनको कई सालों बाद, बल्कि मैं कहूंगा दहाइयों बाद जो है वो कराची वालों ने देखा कि कल खौफ की रात कराची में गुजरी कि लियारी नदी और मलीर नदी जो है उसने अपना कम्बल जो है वो जोबन दिखाया कि उसमें पानी की जगह पर अगर कोई चीज तामीर होगी, कुछ बनाया जाएगा तो वो उसको कैसे बाहर ले जाएगी। तमाम तर चीजें जो है वो दौरे जरूर हो रहे हैं, तमाम इंतजामात के दावे जरूर हैं, लेकिन जब ये पानी आता है तो ये किसी को नहीं देखता और बिल्कुल। आबादियां जो है वो आज कराची में डूबी हुई हैं। और जिन जगहों की बात करते हैं कि यहाँ दौरा किया और सब चीजें मशीनरी पहुंच गई, वो मशीनरी भी एक हद तक काम करती है। उस मशीनरी का इस पानी से मुकाबला किया ही नहीं जा सकता। सतह समंदर ऊंची थी और जब ये पानी लियारी और मलीर नदी से समंदर की तरफ बढ़ रहा था तो ये पानी समंदर अपने अंदर नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से जो है वो दोनों नदियों में तोगयानी हुई। और तोगयानी के साथ साथ जब ये पानी जो है वो अतराफ की आबादियां जो लियारी और मलीर नदी, खुसूसन लियारी नदी के अतराफ जो रिहायशी इलाके, नश्तर बस्ती है, सुराबकोट का इलाका, यहाँ के रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना हुआ। और एक अंदाजे के मुताबिक अपने नाजरीन को बताऊंगा कि जो ग्राउंड फ्लोर पे लोग रहते हैं वो मुकम्मल तौर पर उनकी तमाम तर घर की अशिया बर्बाद हो गई और उनको रेस्क्यू कर लिया गया। अब ये कहा जाएगा कि भाई रेस्क्यू तो पानी जब निकल गया, अब जब पानी की सतह लियारी और मलीर नदी में कम होना शुरू हुई है और कहा जाए कि इंतजामात कितने थे, तो बिल्कुल वो बारिश जब होती है तो पानी आकर निकल जाता है और उसके बाद सब और जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। ये बिलावल भुट्टो साहब का स्टेटमेंट हमें याद है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का। जमशेद रिजवानी मुल्तान से हमें बता रहे थे और मोहम्मद सलमान हमारे साथ कराची से थे, दोनों ब्यूरो चीफ्स हैं। लेकिन जो सिचुएशन दोनों बता रहे हैं वो इंतहाई खतरनाक है। और कराची की सिचुएशन तो इसलिए भी ज्यादा खतरनाक है कि वहां पर पानी की निकासी का उस तरह सिस्टम वजह नहीं है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट जो है वो इस हवाले से बड़े बुलंदबांग दावे कर रही है। सिंध के जो कई सूबाई वजीर हैं वो न सिर्फ सिंध के अंदर भी बल्कि कराची में भी दौरे करते रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह बारिश नहीं हुई उसके बाद सिचुएशन किसी हद तक कंट्रोल नजर आती है। लेकिन अगर ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो कोई खास अच्छी नहीं है। कितनी सिंध गवर्नमेंट की तैयारी है इसके ऊपर जरा और भी हम बात कर लेते हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सूबाई वजीर सिंध, वजीर तवानाई हैं सैयद नासिर हुसैन शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाह साहब पहले तो फरमाइएगा कि ये जो कराची की सिचुएशन है ये किस हद तक कंट्रोल में है, क्योंकि आज कराची में बारिश नहीं हुई लेकिन आप भी बखूबी जानते हैं कि जब बारिश होती है तो पानी को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या कहेंगे कि अगर तो बारिश अगले 24 घंटों में भी हो गई तो उसके सिस्टम क्या होगा, क्योंकि मुराद अली शाह साहब तो बड़े पुरुमीद थे कि अभी तक सूरत हाल खासी कंट्रोल के अंदर है सिटी में खास तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब खुद भी उन्होंने विजिट किया है और वहाँ पे हमारे मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट सईद गनी साहब और मेयर कराची मुर्जा वहाब साहब और दीगर सब भी रात से ही ऑन ग्राउंड रहे हैं और उन्होंने हर जगह पे वो गए हैं। तो इस वक्त तो सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है और बेहतर है। लेकिन जाहिर है अगर गैर मामूली बारिशें होती हैं और मजीद बारिशें होती हैं तो ज़रूर इश्यूज होंगे और लेकिन सब लोग अपना काम कर रहे हैं और अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, मैं शाह साहब ये भी जानना चाह रही हूँ कि सिंध में बिलावल साहब को हम देख रहे हैं हर दिन वो विजिट कर रहे हैं, आप लोग भी उनके साथ हैं। ये कहा जा रहा है कल शाह साहब भी कह रहे थे, मुराद अली शाह साहब के जी कच्चे के लोग खासे प्रिपेयर्ड हैं, इस हवाले से हमसे ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं। आप क्या समझते हैं कि फ्लड क्या बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा? जिस तरह 2022 में सबसे बड़ा मसला ये हो रहा था कि पानी नहीं उतर रहा था वहाँ से वापस, तो इस मरतबा क्या उसके लिए कोई स्पेशल मेजर्स लिए हैं आप लोगों ने? जो पानी आ रहा है हमने तो यहाँ पे तैयारी सुपर फ्लड की हुई है। चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद भी विजिट किया है तमाम बैराजेस का और फिर जो रिवर इम्बैंकमेंट्स हैं हमारे बंद जो हैं और इस तरह के जो भी एरिया है वहाँ उन्होंने भी किया है। मिनिस्टर इरिगेशन जो है वो दिन रात यहीं मौजूद हैं, बल्कि वो पंजाब भी गए थे पंजनत पे सूरत हाल देखने के लिए और मुख्तलिफ वज़रा की ड्यूटीज़ भी हैं, हमारी भी है सक्खर से बैराज से लेके कोटरी बैराज तक लेफ्ट हैंड साइड पे। इसी तरह मुख्तलिफ हमारे वज़रा की ड्यूटी है कि वो खुद देखें कहीं पे कोई सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश करें। इंतज़ामिया अपना काम कर रही है, हमने कैंप्स आइडेंटिफाई कर ली हैं, 500 से ज़्यादा कैंप तैयार हैं
1000 के करीब वो आइडेंटिफाई हुए हैं अगर इस तरह की कोई सूरत हाल होती है। जो आप पूछ रही हैं बात, वो यहाँ पे ये लोग सदियों से रहते हैं इस एरिया में, कच्चे के एरिया में, तो उनको ये भी अंदाजा है कि कितने पानी पे उन्होंने निकलना है। 5 लाख, 6, 7 लाख, 8 लाख, इस पे फिर ये लोग वहां से अपने इलाकों से निकलते हैं। और फिर इनके अजीज व अकारब हैं, इस वक्त भी कोई 5-6 लाख से जायद लोगों को निकाला गया है, लेकिन वो कैंपों में बहुत कम तादाद है लोगों की, ना होने के बराबर। सब लोग अपने अजीज व अकारब के पास ही हैं, क्योंकि फैमिलीज के साथ हैं, तो वो कैंप्स में रहना और घरों पे रहना आपके इल्म में है। कितना भी आप कैंप को बेहतर करें, वो वाला माहौल नहीं मिल सकता घर वाला। तो ये इश्यूज हैं, लेकिन हमने तैयारियां की हुई हैं जी उन सबको बेहतर सहूलियात देने के लिए। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त निकाला। सैयद नासिर साहब इस वक्त हमारे साथ। यकीनन जो सिंध की सूरत हाल है बज़ाहिर बड़ा पुरुमीद नज़र आता है। सिंध की इस सिचुएशन को, जिस तरह वो सुपर फ्लड की बात कर रहे थे कि कंट्रोल भी कर लेंगे और उसको बेहतर करने के लिए भरपूर तैयारी है। अब देखना होगा कि किस हद तक ये सिचुएशन जो है वो अपने अख्ताम की जानिब बढ़ती है। और यकीनन ये तमाम जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं वो उस टेस्ट केस के तौर पर किए जा रहे हैं जो कुछ पंजाब में तबाही सैलाब ने मचाई है, तो उसमें ऑब्वियसली सिंध को टाइम भी मिला इस हवाले से अपनी रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने का। एक छोटा सा वक्फा और उसके बाद हम थोड़ा इकॉनमी के बारे में बात करेंगे। जहाँ सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है, वहीं पाकिस्तान इकॉनमी के महाज के ऊपर कुछ माहदे भी कर रहा है, अहम तरीन जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। और रिसेंटली पाकिस्तान और अमेरिका का जो $500 मिलियन का अग्रीमेंट था वो इसी की एक कड़ी है। इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां हम सैलाब के हवाले से बात कर रहे हैं कि किस कदर नुकसान पूरे पाकिस्तान में, चाहे पंजाब हो, सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, वहां बर्पा हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान इकॉनमी के हवाले से जो तमाम चैलेंजेस हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए कभी हम देख रहे हैं कि अमेरिका के साथ तकरीबन $500 मिलियन की डील हो रही है। उससे पहले हम चीन का दौरा देख रहे हैं कि वहाँ पर भी कुछ खातिर खा नताइज के लिए B2B कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। लेकिन अब जो चैलेंजेस हैं उनको सामने रखा जाए तो मसाइल का अंबार तो है, और ख़ास तौर पर सैलाब के बाद सूरत हाल इंतहाई बुरी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी स्टॉक मार्केट बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। किस हद तक प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन मुख्तलिफ नज़र आती है, और क्या वाकई जो हुकूमत के दावे हैं वो बराबर अपनी जो एक कहना चाहिए कि जो एग्जैक्ट पिक्चर है मुल्क की वो दिखाने से कासिर क्या नज़र आ रहे हैं, या फिर वाकई हम सही डायरेक्शन और सही सिमत में सफ़र कर रहे हैं। इसके ऊपर बात करने के लिए मेरी शख्सियत मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माहिर माशियात हैं, इकॉनमी के ऊपर बड़े खुलकर बात करते रहे हैं, मुख्तलिफ इदारों के सरबराह भी रहे हैं। हमारे साथ शब्बर जैदी साहब मौजूद है। जैदी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर 2-3 चीज़ें हैं, लेकिन मैं चाहूँगी फर्दन उस पर बात करूँ। पहले तो ये जो रिसेंटली पाकिस्तान और अमेरिका का मुआहदा हुआ है $500 मिलियन का, वैसे तो मादनियात के हवाले से है, आप क्या समझते हैं कि इसको हम गेम चेंजर कह सकते हैं, या पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में कोई बेहतरी की तरफ कुर्बत बढ़ते हुए नजर आ रही है? मतलब इस मुआहदे को और इस डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 40 साल तक अपनी फर्म के अंदर मिनरल और पेट्रोलियम की एडवाइजरी करता रहा हूँ, और मैं इस इंडस्ट्री से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ हूँ। बहुत शदीद ज़रूरत है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की इन द पेट्रोलियम एंड द मिनरल सेक्टर, और जो अमेरिकन्स हैं वो इसमें इंटरेस्टेड हैं, और इस पे अमेरिकन प्रेसिडेंट का भी जो है वो कंसेंट है। मगर जो लोग जिनके साथ मुआहदा हुआ है और जो लोग आए हैं, मैं उनकी के बारे में मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि उनका पास का एक्सपीरियंस और उनकी जो पास का एक्सपोजर है वो बड़ा मामूली है, और वो रियली जो मिनरल की कंपनियां हैं उनमें से नहीं हैं। तो ये 2 पहलू हैं, ये आप सामने रखे। मैंने
बहुत अहम बात की है। जो लोग जो समझने वाले हैं वो समझ गए होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा चले, ये तो आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू उजागर कर दिया है। अगर मैं उसके दूसरे हिस्से की तरफ आऊं, क्योंकि आपने कहा आपकी खुद भी एक्सपर्टीज रही है, आप क्या समझते हैं कि अगर पाकिस्तान में सही डायरेक्शन में अगर इन मिनरल्स और माइंस के ऊपर काम हो जाए तो पाकिस्तान इससे कितना पैसा निकाल सकता है सर? क्योंकि हमें तो बड़ी जरूरत है इस किस्म की इन्वेस्टमेंट्स की। देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है कि एक दो चीजें हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। मिनरल और पेट्रोलियम की जो एक्सप्लोरेशन की कैपेबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ यूएस या जर्मन एंड फ्रेंच कंपनीज के पास है। इसमें आपको हर हाल में इटालियन या जर्मन या यूरोपियन या अमेरिकन कंपनी के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। इसमें चाइनीज और कोई टेक्नोलॉजी, जापानीज कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे ताल्लुकात बहुत खराब रहे हैं अमेरिका से, और हमने पाकिस्तान बाहर वाली कंपनियों के लिए कोई अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं किया है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आज है, और जो पाकिस्तान में हालात हैं, हमारे पास रिजर्व्स मौजूद हैं, हमारे पास एरिया मौजूद है, मगर हमारी रवायात, हमारा तरीका, हमारी गवर्नमेंट के बात करने का तरीका वो किसी को अट्रैक्ट करने के लिए मुनासिब नहीं है। अगर पाकिस्तान में एक्सप्लोरेशन सही तरह से हो तो वो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा दे सकती है। इस पे मुझे कोई डाउट नहीं है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि हमारे पास तेल या मिनरल निकल आएगा, मगर दुनिया में जो एरियाज हैं जहां पर एक्सप्लोरेशन नहीं हुई है और जहां पे एक्सप्लोरेशन के प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं, उनमें पाकिस्तान एक मुल्क है। मगर इससे मैं कोई आपको हरी बत्ती नहीं दिखा रहा हूँ। अभी ये बहुत दिल्ली दूरस्थ वाली बात है। दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा, ये फरमाएगा कि आपके ख्याल में, इसमें तो आप कह रहे हैं बड़ा लंबा सफर बाकी है, ये क्या समझते हैं आप कि अगर पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, जिस तरीके से वज़ीर आज़म जब चीन गए थे अभी रिसेंटली, वहाँ पर B2B कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन आप नहीं समझते कि हमारे यहाँ SIFC बनाई गई, इस किस्म के दीगर प्लेटफॉर्म्स बनाए गए, उनसे क्या वो नताइज हासिल हो सके? हम इन्वेस्टर्स को तो ले आते हैं ढूंढ डांड के, लेकिन फिर फैसिलिटेशन का बड़ा फुकदान होता है। आपकी इस पे क्या राय है? देखिए, मेरी एक बात सुने, मेरी बात सुने। मैं जब हमें ये कहा गया था कि SIFC आएगी और ये चीजें आएंगी और $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई थी, तो उस दिन मैं टीवी पर आया था और मैंने टीवी पर आकर उस दिन कहा था लाइव प्रोग्राम में कि अगर $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आए तो आप मेरा नाम नेतन्याहू रख देना, ठीक है? सही। और मैं आपको आज फिर कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान में $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आए तो मेरा नाम आप नरेंद्र मोदी रख दीजिएगा, ठीक है? इसकी वजह ये है कि जो मेरा टैक्स रेट है, जो पाकिस्तान में आज टैक्स का रेट है, जिस रेट पर आप पाकिस्तान में कंपनीज को टैक्स कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान की डॉलर की पैरिटी है, इसमें पाकिस्तान की फॉरेन इन्वेस्टमेंट की चांसेस जीरो हैं। मैंने इस बात के ऊपर एक डिटेल प्रोग्राम रिकॉर्ड कराया है एक चैनल में। तो ये जाकर मेरी तकरीबन उम्र 65 साल है, मैं ऐसे जिंदगी में 85 MOU और प्राइम मिनिस्टर गए और प्राइम मिनिस्टर आ गए, चाइना गए और चाइना आ गए, मैं ये बड़ी कहानियां सुन चुका हूँ। इन कहानियों की कोई हैसियत नहीं है। ये बिल्कुल कहानी है, आप इसको राइट ऑफ कर दें, ये कहानी है, कुछ नहीं है। जापान जो गई थी उसकी कहानी है, इसमें कोई हैसियत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है। अच्छा, वैसे वो जापान वाली बात आपने खुद ही कर दी सर। आपके ख्याल में जो चीन या जापान के दौरे थे, इसका मतलब है एक तो ये जानना चाह रही हूँ मैं कि इसका मतलब है इनसे कोई नताइज नहीं निकल सकेंगे। दूसरा, आपके ख्याल में फिर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए फिर गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए जब SIFC जैसे प्लेटफॉर्म भी फ्रूटफुल नहीं है? यार मेरी बात सुने मैडम, पता नहीं आप कितना कारोबार को जानती हैं। पाकिस्तान में जो टैक्स रेट है इस वक्त कंपनीज का, वो 45% है और 15% डिविडेंड पे टैक्स है और 7% वर्कर वेलफेयर फंड और वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड है। दुनिया में टैक्स रेट इस वक्त 25 है। तो 45% पर कौन सा बंदा बेवकूफ आदमी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा? हम किस दुनिया में बैठे हैं? हम किस दुनिया में रहते हैं? हम जाहिलों वाली बातें क्यों करते हैं? दुनिया में कंपनीज का रेट आज 25 है, पाकिस्तान में रेट 40 है, डिविडेंड पे रेट 15 है। हम किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं? 280 का हमारा डॉलर है, इंडिया का डॉलर 100 रुपए से कम का है।
हम क्यों बेवकूफी वाली बातें करते हैं, क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? खुदा का वास्ता है ये बातें नहीं करें, ये बातें नहीं करें। ये इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये आप इसको भूल जाएं, आप इसको फॉरगेट करें। मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे पाकिस्तान से उतनी मोहब्बत है जितनी किसी और को है, मगर मैं लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकता। नहीं, दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल। आप सच क्यों नहीं बोलते? आप सच क्यों नहीं बोलते पाकिस्तानी? नहीं, ये सर इसमें कोई दो राय नहीं, माजरत कथा कलामी की, लेकिन SIFC वाकई वो नताइज नहीं दे सका। आप मुझे बताएं कि शब्बर जैदी के अलावा किसी आदमी ने कहा था कि SIFC से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी? उस वक्त सब गुन गा रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो एक टारगेट्स रखे गए थे वो टारगेट तो अचीव ही नहीं हो सके। मैं तो कहता हूँ मैं बड़ा मजलूम समझता हूँ आसिम मुनीर साहब को कि जब उनको ब्यूरोक्रेसी ने कागज पकड़ा दिया कि इसमें 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी और उन बेचारों ने यहाँ आके कह दिया कि 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट आएगी, तो उस ब्यूरोक्रेसी वाले बंदे को बुला के। अच्छा, अब सर ये पॉइंट तो आपका जस्टिफाइड है, मतलब इस पे हम मजीद तबसरा करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपकी बात बिल्कुल क्लियर है। लेकिन आपके ख्याल में इस वक्त की जो सिचुएशन है, हम देख रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये बज़ाहिर नहीं सर मुझे सवाल तो करने दे, मुझे आपसे सवाल तो करने दे। आप स्टॉक एक्सचेंज का नाम लेती है तो मेरा टेम्परेचर हाई हो जाता है। अच्छा ठीक है, मैं माजरत चाहती हूँ, चले मैं दूसरा सवाल कर लेती हूँ। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि गवर्नमेंट से जब भी पूछे वो कहते हैं देखिए हमने डॉलर को मुस्तहकम किया हुआ है, देखिए हम महंगाई सिंगल डिजिट पे रखे हुए, मतलब वो इतनी सुहानी बातें करते हैं कि पाकिस्तानी अवाम उसी में ही गुम हो जाते हैं। रियल पिक्चर आप जैसे लोग बेहतर बता सकते हैं, आपके ख्याल में इस वक्त रियल पिक्चर है क्या? पाकिस्तान की माशी हालात बहुत खराब हैं। ये जो कहानियां सुना रहे हैं इसमें कोई हकीकत नहीं है, कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आई है, सब्सटेंशियल इंक्रीज इन दी एक्सपोर्ट और रेमिटेंस नहीं हुआ है। आपका जो इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, इकोनॉमी सुकड़ रही है। जब इकोनॉमी सुकड़ेगी और आपकी डॉलर की डिमांड कम होगी तो रुपी स्टेबल हो सकता है। ये इसकी वजह से आप ये वजूहात हैं जिसकी वजह से आपको लग रहा है पाकिस्तान की मईशत तबाही के दहाने पे खड़ी है। आप मुझे बताएं कि टैक्स रिफॉर्म की आप बात कर रहे थे, आपने इस तकरीबन 4 साल होने लगे हैं इस PDM की गवर्नमेंट को, क्या कोई टैक्स में कोई रिफॉर्म आई है? नहीं आ सके सर, FBR को नहीं ठीक कर सके। क्या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में कोई चीज प्राइवेटाइज हुई है? आप बताइए। तो आप क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? स्टॉक एक्सचेंज बढ़ गई, स्टॉक एक्सचेंज बढ़ गई, आप लोगों को क्या हो गया है? क्या कोई डॉक्यूमेंटेशन की इंप्रूवमेंट हुई है? किस बात की आप बात करें? क्या एग्रीकल्चर नीचे नहीं गिरी? क्या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नीचे नहीं गिरी? क्या अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ी? क्या महंगाई का लेवल नहीं बढ़ा? क्या आप किस पैमाने पे ये कह रही हैं कि मईशत बेहतर हो गई है? 1.4 ट्रिलियन डॉलर कतर ने अमेरिका में इन्वेस्ट किया, 400 बिलियन डॉलर का जहाज दिया ट्रम्प साहब को, और ट्रम्प कह रहे हैं कि हमने बता दिया था कतर को कि आप पे हमला होने वाला है, आपको पे हमला होने वाला है। ये नहीं कह रहे कि हमने हमला रुकवाने की बात की थी, वो कह रहे हमने बता दिया था कि आप पे हमला होने वाला है। अच्छा, अब आखिरी सवाल सर, आपने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए। ये जो अभी कुछ दिनों पहले IMF ने एक बात कही थी, वैसे टेक्निकली देखा जाए तो बुरी नहीं थी। उन्होंने कहा था जी ये जो ब्यूरोक्रेसी है, इनके क्या एसेट्स हैं, इनकी क्या नेशनलिटीज हैं, ये भी डिस्क्लोज होनी चाहिए। इसके ऊपर बड़ा वावेला हुआ कि नहीं इनको हाथ नहीं लगाना, इसके ऊपर बात नहीं करना। एक तो ये कि ये IMF क्या गैर जरूरी डिमांड्स कर रहा है, दूसरा आप क्या समझते हैं कि इस वक्त फिर इसका मतलब तो ये है कि जो आने वाला वक्त भी है उस इकोनॉमी के जितने दावे हैं वो तो गुब्बारे की तरह ही होंगे, यानी कि रियलिटी में उसकी कोई वेटेज नहीं होगा। तो फिर IMF को सिर्फ मोरद इल्जाम ठहराना तो ज्यादती होगी फिर इकोनॉमी के हवाले से। IMF को मैंने कभी जिंदगी में मोरद इल्जाम नहीं ठहराया। मेरी कभी कोई बयान दिखा दे मैंने कभी कहा हो IMF की गलती है। IMF तो अमेरिका का एजेंट है जो आपको जिंदा रखने के लिए आया है, क्योंकि अमेरिका ये नहीं चाहता कि अमेरिका एक न्यूक्लियर कंट्री जो है वो डिफॉल्ट में आए। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ा अलार्मिंग तज्जिया है जो कि शब्बर जैदी साहब दे रहे थे। पाकिस्तान की इकोनॉमी के दावे अपनी जगह, लेकिन रियलिटी में तस्वीर जो है वो बड़ी मुख्तलिफ नज़र आती है, पिक्चर बड़ी मुख्तलिफ नज़र आती है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरह आलमी मंजरनामे के ऊपर जो तब्दीलियाँ आ रही है, जिस तरह कतर का इन्होंने हवाला दिया, अमेरिका और इसराइल का जो गठजोड़ है उसके ऊपर बात की, यकीनन रीजन के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो बहुत सी तब्दीलियाँ इस एक इंसिडेंट के बाद रूनुमा होती हुई हमें नजर आएंगी। इसके ऊपर ज़रा डिटेल में एनालिसिस लेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां हमने पाकिस्तान की बहुत से इशूज़ को हाईलाइट किया है, वहीं थोड़ा सा बैनुल अक़वामी जो स्टोरीज़ हैं उनके ऊपर भी बात करना बड़ी ज़रूरी है। कतर में रिसेंटली एक रोज़ पहले जो इसराइल की तरफ से अटैक किया गया, बड़े बुलंदबांग दावे किए गए, उसके बाद बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि रीजन में सिचुएशन किसी भी हद तक जा सकती है और इसराइल को कोई रोकने टोकने वाला मौजूद नहीं है। जिस तरह अमेरिका ने बड़ा एक सिंपल सा स्टेटमेंट दे दिया सदर ट्रंप की तरफ से कि जी उस पूरे हमले में अमेरिका की कोई कंसेंट शामिल नहीं थी या सदर ट्रंप शामिल नहीं थे, बल्कि ये नेतन्याहू साहब का अपना इनफरादी फैसला था। लेकिन जो भी हो, इसके नताइज बड़े संगीन हो सकते हैं। और फिर इस पर जिस तरीके से कतर का रिस्पॉन्स होना चाहिए, जिस तरह इस्लामी ममालिक का रिस्पॉन्स होना चाहिए, ये एक ऐसी डिबेट है जो कि आगे आने वाले कुछ वक्त तक चलती रहेगी। लेकिन इसके असरात क्या होंगे रीजन में, और क्या पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखा जाए ख़ास तौर पर, तो किस हद तक इसमें ये एक गेम चेंजर हो सकता है, या फिर इसको एक रूटीन का अटैक समझ के, जिस तरह इसराइल ने ईरान पर कुछ वक्त पहले इंटरवेंशन की कोशिश की, बड़ा अटैक्स हुए, लेकिन उसके बाद मामला एकदम अमेरिका की इंटरफेरेंस से उसको किसी हद तक वो मामला जो है वो अपने मंतकी अंजाम पर पहुंच गया। क्या ऐसे ही मुख्तलिफ जो मुहिम्मात हैं वो इसराइल ऑन एंड ऑफ करने की कोशिश करता रहेगा और कोई उसको पूछने वाला नहीं होगा? ये तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार भी हैं और अल अरबिया पाकिस्तान के मंसूर जाफर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मंसूर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा, पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो इसराइल ने कतर पर अटैक किया, ऑब्वियसली हमास के रहनुमाओं को टारगेट करने के लिए किया गया था, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस पर जो रिस्पॉन्स आना चाहिए था कतर का, वो किस हद तक होना चाहिए था स्ट्रॉन्ग? और फिर अमेरिका ने जिस तरह अपने कंधे उचका लिए हैं कि इसमें हमारा तो कोई रोल नहीं है, ये तो इसराइल का अपना एक इनफरादी फैसला था, आपके ख्याल में बात इतनी सादा सी है और इसको इसी तरीके से दरगुजर कर देना चाहिए? जी, बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ जहाँ तक तो कतर के रद्दमल का ताल्लुक है, तो आपको मालूम है कि कतर जो है वो खित्ते के अंदर जो उसकी जो स्ट्रेटेजिक अहमियत है उससे किसी को इनकार नहीं है। और बिल्कुल मिडल ईस्ट के अंदर जो दुनिया की सबसे बड़ी अमेरिकन बेस है, उसका एक होस्ट होने के नाते उसको दुनिया भर में एक उसे अहमियत हासिल है। और ये वो बेस है कि जिसको माजी में इस पूरे मिडल ईस्ट को ताराज करने के हवाले से जो है वो एक बेस कैंप के तौर पे इस्तेमाल किया गया। यहीं से इराक पर हमले हुए, यहीं पे दीगर जो सबोताज एक्टिविटीज होती रही हैं, तो इसको एक आउटपोस्ट के तौर पे तो अमेरिका इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन असल सवाल ये है कि इतना बड़ा डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद, इतनी बड़ी डिफेंस स्पेंडिंग होने के बावजूद, सवाल इस वक्त ये हो रहा है कि आया कतर की जो एयर स्पेस है वो भी कतरियों के कंट्रोल में नहीं है, कि वो इस बात का इंतजार करते रहे हैं कि उन्हें अमेरिकन जो हैं या इसराइली जो है वो इसकी पेशगी वार्निंग दें, तब जाके वो एक्टिवेट करेंगे अपने किसी डिफेंस सिस्टम को। और उसके साथ साथ यहाँ पे होने वाली, माजी में हम बड़ा सुनते आए हैं कि जी बड़े यूरोपीय ममालिक की, अरब ममालिक की मुश्तरका फ़ज़ाई मशकें भी होती हैं, ज़मीनी मशकें भी होती हैं। आया वो सारी की सारी मशकें जो हैं वो किसी नेशनल डे की परेड का हिस्सा थी, या वाकई कोई एक ऐसी मिलिट्री तैयारी थी कि जिसका जब ज़रूरत पड़ी है तो वो तमाम के तमाम जो है मामला जो है वो सारे के सारे धरे के धरे रह गए और इसराइल को जो है ऐसा वॉकओवर मिल गया कि उन्होंने एक बुनियादी तौर पे, ये अमेरिकन ही एक लिहाज से इनिशिएटिव था कि जिसको यहाँ पे नेगोशिएशन की मेज से जाई गई थी माजी में, चाहे अफगानों के साथ हो, तालिबान के साथ हो, ये तमाम के तमाम जो है वो इसराइल की अमेरिका की मर्जी, मंशा और उसकी एक स्ट्रेटेजी के तहत ये सारे नेगोशिएशन टेबल से जाई गई थी। लेकिन रातों रात उसको सबोताज करने की और उसको उलटने की जो कोशिश की गई है, मैं समझता हूँ उसके डांडे तलाश करने की जरूरत है। और अगर आप रिसेंट पास्ट में डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयानात देख लें कि जिस तरीके से वो खुद इसराइली अदालतों को, सुप्रीम कोर्ट को ये शटअप कॉल देते रहे हैं कि आप नेतन्याहू के खिलाफ कार्रवाई से बाज रहें, इसी तरीके से फिर जिस तरीके से उन्होंने ये पूरी सप्लाई चेन अपने डिफेंस की वो बरकरार रखी, गजा पर तबाही और बर्बादी की दास्तान रकम करने के लिए, वो भी इस बात की चुगली खाती है कि ना अमेरिका इस खत्ते में अमन चाहता है और ना इसराइल। और ये जितना भी निगोशिएशन का टेबल था, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए सजाया गया था कि टाइम बाई किया जाए और हमास को इस हद तक दीवार के साथ लगा दिया जाए कि हमास के लोग जो है वो तंग आके उन जरगमालियों को जो है वो कत्ल कर दें, हलाक कर दें, ताकि नेतन्याहू उनके लवाहिकीन के सामने उनकी मस्क लाशों की तस्वीरें दिखा के कहें कि हम नहीं कहते थे कि लोग दहशतगर्द हैं। तो ये पूरा एक सिनेरियो, और खासतौर पे नेतन्याहू जिस दिन ये अटैक हुआ है उस दिन खुद सुप्रीम कोर्ट में उनकी पेशी थी, जिसमें उन्होंने इस हमले को एक जवाब के तौर पे अपने लिए एक डिफेंस के तौर पे इस्तेमाल किया, ताकि उनको ऐवान इक़्तिदार से जो
देश निकाला मिलने वाला है वो उससे अच्छा महफूज रहे। मंसूर भाई, क्योंकि मुझे मुझे माजरत आपकी, मैं बात काट रही हूँ, दो तीन और पहलू हैं जिस पे आपकी राय चाहिए। अब ये तो पूरा लगता ही है कि उन्होंने इस तरीके से एक ऐसा मंजर बनाया जिसमें उनको एक हमला करने का एक जवाब मिल गया। आप क्या समझते हैं? अब कतर ने तो बड़ा इस पे क्लियर कहा है कि ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है, लेकिन अब जो बाकी खलीजी ममालिक हैं, आप क्या समझते हैं कि उन ममालिक के क्या वो अपने इसराइल के साथ ताल्लुकात को असर ना उनको गौर नहीं करना चाहिए? जिस तरह इसने ईरान के ऊपर अटैक किया, गजा पे जिस तरीके से अभी तक तबाही मचाई हुई है, आप नहीं समझते कि इसके ऊपर अब कंसेंसस होना चाहिए कि इसका जहां दिल करता है वहां हमले कर देता है? और क्या आपको नहीं लगता कि कतर को भी अपनी जो पॉलिसी है वैसे मुताल्लिक, और जिस तरह आप अभी फौजी अड्डों का हवाला दे रहे हैं, बेस का हवाला दे रहे हैं, तो अब उस पॉलिसी को भी गौर करने की जरूरत है? क्योंकि ईरान पर हमले के बाद ईरान ने अपनी तमाम पॉलिसीज को रिव्यू किया है। इसमें कोई शक नहीं जी कि ये सिर्फ और सिर्फ कतर या जो जीसीसी कंट्रीज हैं उन्हें ही अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करने का वक्त नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ आलमी सतह पे जो फोरम इस वक्त इस चीज़ को चैंपियन और खासतौर पर प्रमोट करने के लिए मौजूद हैं, अक़वाम मुत्तहिदा, इस वक्त तो उसको रिवैम्प करने की एक ज़रूरत महसूस हो रही है। क्योंकि इस मसले के हवाले से जो कोशिशें सऊदी अरब, फ्रांस और बरतानिया मिल के इस वक्त आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के हवाले से कर रहे थे, ये तो तमाम की तमाम कोशिशें जो हैं वो सबोताज करने का सामान कर दिया गया है। आपको याद होगा कि माजी में जब ईरान पर हमला किया गया तो उससे पहले भी फ्रांस और सऊदी अरब की मेज़बानी में अक़वाम मुत्तहिदा में ये किसी नौयत का इजलास होना था, उस पीस प्रोसेस को भी सबोताज किया गया। अब ये उससे बड़ा इनिशिएटिव था, उसको सबोताज करने के लिए फ़लस्तीनी वफद को वीज़े देने से इनकार कर दिया गया ताकि किसी तरीके से कोई कंसेंसस डेवलप ना हो पाए। तो मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि ये जो नए रीजनल अलायंसेस बनने का एक इंडिया मिल रहा है, बिलखुसूस आप अगर रिसेंट एससीओ समिट पे नजर दौड़ाएं तो उसके एलामिये में जिस शद्दोमत से अक़वाम मुत्तहिदा की सेंक्टिटी और उसके इनफेक्टिवनेस पे बात की गई है, मुझे ये लगता है कि इस वक्त चीन शायद अगरचे वो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स में डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन वो अक़वाम मुत्तहिदा को एक वाइबल इंस्टीट्यूशन बनाने के हवाले से एक नया ब्लॉक तश्कील दे के मुझे लगता है कि वो इसे मौजूदा दौर की लीग ऑफ नेशन बनने से बचाने के लिए शायद एक ड्राइविंग सीट संभालने जा रहा है। उस वक्त अमेरिका को अंदाजा होगा कि उसकी ये जो खित्ते के हवाले से इंतहा पसंद पॉलिसियां हैं, अपने लाडले बच्चे इसराइल को यहाँ पे पालने और पोसने के हवाले से जो वो इकदाम करता रहा है, वो कितने बड़ी तन्हाई का उसे शिकार करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये एक टेक होम लेसन है इस पूरी एपिसोड का। और अगर इसको जो रीजनल ममालिक हैं, मैं समझता हूँ माजी में जिस तरीके से उन्होंने कतर को कंटेन करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए अपना इकट्ठ किया था और सऊदी अरब उसके साथ था, अब मैं समझता हूँ सऊदी अरब ने जो स्टेटमेंट दी है वो बड़ी इंकरेजिंग है कि हमारे तमाम लॉजिस्टिक्स कतर के डिस्पोजल पे है। अब ये कतर का इनिशिएटिव है कि वो इसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि सफारतकारी की आड़ में और आप उनके अड्डों की मेजबानी करके भी अगर अपने आप को नहीं बचा सकते, अपने और खासतौर पे आपके वहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक और जो आपके माशी मफादात हैं वो एट स्टेक हैं। उसके साथ साथ मैं समझता हूँ इसराइल की इस हमाकत का जो सबसे बड़ा फॉल आउट आने वाले दिनों में जाहिर होने जा रहा है कि पूरी दुनिया में इस वक्त इसराइली शहरी जो हैं वो फ़लस्तीनियों का एक लेजिटिमेट टारगेट बना दिए गए हैं। मज़ाहमतकारों का वो पॉइंट कि वो अपनी इस जंग को फ़लस्तीन के अंदर रखना चाहते हैं, अब उन्हें खुला जवाब मिल गया है। और ख़ासतौर पर इसराइल और अमेरिका ने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है कि आप जहां मर्जी चाहे अटैक कर सकते हैं, जहां आपका दाव लगे और कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा मंसूर भाई, थोड़ा सा पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में आपको क्या लगता है? पाकिस्तान की वैसे इसराइल के हवाले से एक बड़ी क्लियर पॉलिसी तो है, फ़लस्तीन के ऊपर भी बड़ी खुलकर गुफ्तगू की गई है, गजा के हमलों पे भी, फिर ईरान के हवाले से पाकिस्तान ने बड़ा रोल अदा करने की कोशिश की। आप क्या समझते हैं कि जो कतर की सिचुएशन हुई है, अब अमेरिका भी इसमें एक इनडायरेक्टली पार्टनर या इसमें हिस्सा तो रखता है, चाहे खामोश सही, लेकिन इसराइल का एक तरीके से इत्तेहादी तो है, तो पाकिस्तान का क्या स्टांस होना चाहिए आपके ख्याल में? ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए इसमें जो एक सबक है, एक लेसन है, वो यही है कि अगर हमारे फॉरेन ऑफिस के किसी फाइल, किसी आर्काइव के अंदर अगर कोई इब्राहिम अकॉर्ड के हवाले से कोई प्यार मोहब्बत का कोई लेटर पड़ा हुआ है तो उन्हें अभी हमें फाड़ के फेंक देना चाहिए। क्योंकि देखिए माजी में 4 बरस कबल जो है यूएई ने इसी मोहब्बतनामे पे दस्तखत किए थे, इस कमिटमेंट पे इसराइल की और अमेरिका की कि हम गरब उर्दन को इसराइली रियासत का हिस्सा नहीं बनने देंगे। तो उस वक्त उसकी ये कीमत लेके तो उनसे वो मायदा साइन करवाया गया। आज आप अगर यूएई का स्टेटमेंट देखें तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इस वक्त इसराइल रेड लाइंस क्रॉस कर रहा है, क्योंकि जिस कमिटमेंट पे हमसे वो मायदा साइन कराया गया था, आज इसराइल उसकी वायलेशन में बिल्कुल जुटा हुआ है और एडमेंट है कि हम गरब उर्दन को इसराइल की रियासत के अंदर जम करेंगे। ऐसे में हम
इस इब्राहिम माहदे पर नजरसानी करने का हक महफूज रखते हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है। अगर कोई नविश्ता दीवार पढ़ना चाहे, समझना चाहे, तो मिस्र को, उर्दन को, मराकश को, सूडान को, जो जो ममालिक इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं, उन्हें फौरन से पेशतर अपने वो ताल्लुकात उसी तरीके से जिस तरह तुर्की ने अभी रिसेंटली ट्रेड बैन किया है, उन पर एयर स्पेस बंद की है, तब इसराइल को जाके आटे दाल का भाव मालूम होगा। अदरवाइज आप जितने मर्जी ओआईसी की करारदादें स्ट्रॉन्ग वर्डेड बना लें, कोई जितने फर्क नहीं मर्जी आप पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही। अच्छा, जब तक हीट इसराइल को नहीं पहुंचेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा मंसूर भाई, लास्ट क्वेश्चन, आपके ख्याल में अब ये जिस तरीके से भी चीन में नेशनल डे की परेड हुई, उसमें हमने एक नया रीजनल अलायंस बनते हुए देखा जो कि ऑब्वियसली एंटी अमेरिकन बज़ाहिर नज़र आ रहा था, जिसमें कोरिया के भी रिप्रेजेंटेटिव थे, चीनी सदर भी थे, रशिया भी थी, पाकिस्तान के अलावा बाकी ममालिक भी थे। आपके ख्याल में क्या मशरिक़ वस्ता की भी सिचुएशन को सामने रखा जाए और हमारे एशिया की सिचुएशन को भी, तो आपको लगता है कि जो इस रीजन की डायनामिक्स हैं इन बड़े रीजन्स की, वो अकॉर्डिंग टू वेस्ट अब काफ़ी तब्दील हो रही हैं? ये तो वाज़ेह हो गया है कि दुनिया मल्टीपोलर हो चुकी है बाइपोलर के बजाय, लेकिन आपके ख्याल में कितना बड़ा पावर डिफरेंस जो है वो शिफ्ट आप आता हुआ देख रहे हैं अगले चंद सालों में इस रीजन में? इसमें कोई शक नहीं जी। आपको याद होगा कि चीन जो है अब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, खासतौर पे वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके रेजोल्यूशन के हवाले से अपना बड़ा मौसर किरदार अदा कर रहे हैं। आपको याद होगा माजी में उन्होंने जो तालिबान को भी अपने यहाँ होस्ट किया, फिर उसके बाद उन्होंने ये जो फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप हैं और ख़ासतौर पे वहाँ की जो फ़लस्तीनी मुक़तदरा है उसके दरमियान एक रप्रोचमेंट और उनके मसाइल हल करवाने के हवाले से भी उन्हें अपने यहाँ मेज़बानी की है उसकी। और ईरान का जो कज़िया सऊदी अरब के साथ था, अरसे से चला आ रहा, उसको भी उन्होंने बड़ा इफेक्टिवली रिजॉल्व किया है। अब मैं समझता हूँ चीन की जो अपनी तवानाई की ज़रूरियात हैं, वो जिस अंदाज से रूस और जो जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके ज़रिए वो पूरी करने के हवाले से सोच रहा है, तो मैं समझता हूँ ये मफादात की, मईशत की, इक़्तिसादियात की जंग जो है वो एक स्ट्रेटेजिक जो इस वक्त आपको हेवला सा क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो आने वाले दिनों में जल्द या बदेर उसकी तरफ इस वक्त पेशकदमी जो है वो हो रही है। और अमेरिका और इसराइल ने अगर अपनी यही हरदर्मी, यही पॉलिसियां जारी रखी, तो मुझे खदशा है कि वो चीज़ शायद इसी बरस या इस बरस के आखिर तक जो है वो आपको मुनस्सा शहूद पर दिखाई दे। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर जाफ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे। अल अरबिया पाकिस्तान, बड़ा ही मुफस्सिल तज्ज़िया इस वक्त ख़ित्ते में जो तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं इसके ऊपर तो बात की है, लेकिन कतर के ऊपर जो हमला इसराइल ने रिसेंटली किया है, बहुत से मसाइल खोल के रख दिए गए हैं। और फिर सबसे बढ़कर ये कि जिस तरीके से ईरान पर जब हमला हुआ तो उसके बाद ईरान को अपनी पॉलिसीज़ को देखना पड़ा। हिंदुस्तान का किरदार भी इसमें बड़ा हाईलाइट हुआ, किस तरह हिंदुस्तान ने उनके साथ गद्दारी की और स्पाइंग की। तो अब कतर भी, अब ये अंडरस्टैंडिंग अब बड़ी ज़रूरी है कतर के अंदर और पैदा भी हो रही है कि अगर सब कुछ करने के बावजूद भी, अमेरिका को अपने बेसिस और फौजी अड्डे देने के बावजूद भी अगर कतर अपना डिफेंस मेंटेन नहीं कर सकता, मिनिमम डेटरेंस अपनी मेंटेन नहीं कर सकता है, तो फिर इन तमाम चीज़ों का और इस एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा नहीं होगा कि कोई भी मुल्क कभी भी आपके ऊपर हमला कर दे। यकीनन बहुत कुछ देखना होगा, लेकिन पाकिस्तान भी इस पूरे सिचुएशन में जो पाकिस्तान का अपना नेशनल इंटरेस्ट है उसको मलूज़ खातिर रखते हुए बहैसियत इस्लामी ममालिक के अलाइंस का हिस्सा होने के बहुत कुछ कह सकता है और पाकिस्तान की तरफ से कहा भी जा रहा है। अब देखना आया होगा कि बाकी जो इस्लामी उम्मा है वो इसमें कितनी प्रोएक्टिव होती है। ख़ासतौर पर जो मिडल ईस्ट का रीजन है उन ममालिक का इसमें प्रोएक्टिव किरदार अदा करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें एक बड़ा नंबर ऐसा है ममालिक का जो कि इसराइल का इत्तेहादी है या इसराइल को तस्लीम करता है। इसी के साथ ही प्रोग्राम के वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।